स्वागत है आपका। एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं कि क्या आज समझेंगे कि संघ में विचारों का दरअसल दंगल शुरू हो गए हैं। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मंदिर मस्जिद के मुद्दे को तौबा कर लेगा? इस मुद्दे को लेकर कोई अब सियासत नहीं होगी। लगता है कि इसे लेकर आरएसएस के भीतर कंफ्यूजन गहरा चुका है। अगर ऐसा है तो आरएसएस के कंफ्यूजन का असर बीजेपी की राजनीति पर किस तरह पड़ने वाला है? सबसे बड़ा सवाल ये कि हम आज इसे समझने की इसी बात को कोशिश भी करेंगे और इससे पहले ये भी समझ लीजिए कि ये सवाल आज फिर क्यों उठे हैं। असल में आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य ने मंदिर मस्जिद विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का आप समर्थन किया है। आपको मोहन भागवत के वो बयान भी हम दिखाएंगे जिसका आज पंचजन्य में समर्थन किया गया है। साथ ही भागवत के बयान का वो विरोध भी हम आपको दिखाएंगे जो संघ के ही अंग्रेजी मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर में पिछले हफ्ते कवर स्टोरी के तौर पर छापा गया था। लेकिन सबसे पहले जानिए कि आज किस तरह भागवत के बयान का समर्थन सामने आया है। पंचजन्य ने संपादकीय में लिखा है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मंदिरों का प्रचार कर रहे हैं और खुद को हिंदू विचारक के रूप में पेश कर रहे हैं। पंचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने 28 दिसंबर के अपने संपादकीय लेख मंदिरों पर कैसा दंगल में एक तरफ भागवत के बयान को लेकर छिड़ी बहस को लेकर नाराजगी भी जताई है। लिखा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन राव भागवत के मंदिरों पर दिए गए हालिया बयान के बाद मीडिया जगत में घमासान छिड़ गया है, वाक युद्ध छिड़ा है। यह यूं कहें कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। एक स्पष्ट बयान के अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। हर दिन नई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यह उस लेख का हिस्सा है जो 28 को छपा है और दूसरी तरफ मोहन भागवत के पिछले बयान का इसी लेख में बचाव भी किया गया है। लेख में कहा गया है कि यह सही है कि मंदिर हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं, मगर राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल कतई स्वीकार नहीं है। आज के दौर में मंदिरों से जुड़े मुद्दों पर अनावश्यक बहस और भ्रामक दुष्प्रचार को बढ़ावा देना चिंताजनक प्रवृत्ति है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। अब ये जो संघ की नाराजगी है और ये जो डिफेंड कर रही है पत्रिका पंचजन्य खुद मोहन भागवत साहब को, तो सवाल है कि इसकी जड़ें हैं कहां पर वो नाराजगी की। क्योंकि संघ के ही दो मुखपत्र हैं, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी में पंचजन्य कहते हैं, अंग्रेजी में उसे द ऑर्गेनाइजर कहते हैं। द ऑर्गेनाइजर में मंदिर मस्जिद के विवाद के मुद्दे को सभ्यतागत न्याय बताया जाता है, जबकि उसी मुद्दे पर आज अब कहा जाता है कि नहीं, ये तो गलत है मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाना। तो फिर जड़ें तो यहीं पर हैं, तो नाराजगी फिर किससे? और इसीलिए क्या ये मंथन का दौर चल रहा है या फिर दंगल है? लौटते हैं विवाद की वजह पर। इससे पहले मोहन भागवत 2 बार हिंदू धर्म और भारत देश के गठबंधन का मायना समझा चुके हैं। यहां तक कि अपने बयान में मोहन भागवत ने अपनों को भी निशाने पर लिया था। लेकिन यह बात न संघ समर्थकों को न संघ को रास आया, क्योंकि संघ प्रमुख के बयान का पहले हिंदू धर्मगुरुओं ने विरोध जताया। इसके बाद खुद संघ की अंग्रेजी माउथपीस मैगजीन द ऑर्गेनाइजर की कवर स्टोरी में जवाब भी दे दिया गया। अब जरूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले मोहन भागवत को वो बयान सुने जिसमें उन्होंने धर्म की असली व्याख्या समझाते हुए मंदिर मस्जिद विवाद को खत्म करने की सलाह दी थी। नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात। असल में अपने इस बयान में मोहन भागवत ने कहा कि धर्म को समझना बहुत मुश्किल है। धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचार की वजह भ्रम और गलतफहमी है। धर्म की समझ की कमी की वजह से अधर्म के काम होते हैं। धर्म को सही से सिखाने पढ़ाने की जरूरत है। धर्म को नहीं समझा गया तो धर्म का आधा ज्ञान ही अधर्म को जन्म देगा। और मोहन भागवत ने इस बयान के 4 दिन पहले भी एक बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने काशी मथुरा के बाद संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने वालों को सीधे सीधे कड़ी फटकार लगाई थी। इन्हीं बयानों के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार चर्चा में आते गए हैं, जो आज तक जारी है। उनके बयान पर देश के धर्मगुरुओं ने कड़ा ऐतराज भी जताया था। तब भागवत के विरोध में तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य से लेकर रामदेव तक सामने आ गए थे। अब एक एक करके आपको कुछ रिएक्शन भी हम बता देते हैं कि तब क्या रिएक्शन आए थे। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं हैं, बल्कि हम उनके अनुशासक हैं।
स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि संभल में जो कुछ हो रहा है वो बुरा हो रहा है, लेकिन सकारात्मक यह है कि वहां पर मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं। और आप गौर कीजिए कि इसी बात का विरोध कर रहे हैं संघ प्रमुख। तो रामभद्राचार्य ने कहा कि चाहे कोर्ट हो या फिर जनता के सहयोग से हो, मंदिर के मुद्दे पर उनका संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन सबसे तीखा विरोध था ज्योतिर्मय पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। उन्होंने तो भागवत के बयान को राजनीतिक हित से जोड़ दिया और राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से सुविधाजनक रुख अपनाने का मोहन भागवत पर आरोप भी लगा दिया था। जरा इसको सुनते चलिए। ये जो नेता आज बने हैं वो किस आधार पर बने हैं? आज देश में जिनकी सत्ता है वो किस आधार पर बनी है? वो तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके ही तो आगे आए हैं। अब जब आगे आ गए, सत्ता में बैठ गए, अब आपको लगता है कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए? ये तो पहले ही लगना चाहिए था ना। ये जो वक्तव्य है ये सुविधाजनक वक्तव्य है कि जब हमको जरूरत होगी हम गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाएंगे और जब हमको जरूरत होगी तो हम ब्रेक दबा देंगे। तो बात सिर्फ संतों के विरोध तक की नहीं है, बात है कि खुद संघ की पत्रिका में इसके बाद मंदिर मस्जिद के मुद्दे को सत्तागत न्याय भी बता दिया गया था। तो अब उसी संघ की दूसरी पत्रिका में उसे गलत बताया जा रहा है, तो फिर विवाद कहां है, वाकयुद्ध कहां है? मीडिया में है या फिर संघ के भीतर है? डॉक्टर विजय कुमार सिंह साहब संघ के विचारक मेरे साथ जुड़ गए। एक बार फिर से हमें ये गुत्थी सुलझाने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका लाइव टाइम्स पर। क्या है, क्या वाकई बार बार जो एक दूसरे के उलट बातें सामने आ रही हैं, या तो हमारी समझ में नहीं आ रही है, या फिर वाकई दंगल है विचारों को लेकर के संघ के भीतर? अब विजय जी, हम इस मुद्दे पे कई बार हम बातचीत कर चुके हैं और फिर हम आपको बताएं कि पूज्य सरसंघ चालक जी के बयान को हम लोग को ठीक से समझने को तैयार नहीं है। और अभी जो ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य की बात की, हमें लगता है कि जो पांचजन्य में लिखा है उसी को हम भी कहेंगे। सरसंघ चालक जी के बयान पे टिप्पणी करने वाले लोगों को सरसंघ चालक जी से उस विषय पे चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा जब करेंगे तभी उस वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। और हिंदू धर्म के ऊपर जो भी बयान आ रहे हैं वो एक सामाजिक संगठन है आरएसएस, और सामाजिक संगठन अपने सामाजिक उद्देश्यों की जिसकी पूर्ति के लिए काम कर रहा है उस हिसाब से उनके बयान आते हैं। तो हमें नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ है। नहीं तो फिर दिक्कत यह है कि जो 28 तारीख को जो पांचजन्य के संपादकीय में कहा गया है कि मीडिया में वाक युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है, ये गलत है। और फिर ये भी कहा गया है कि हाँ, मंदिर धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, लेकिन मस्जिद और मंदिर को लेकर के विवाद बिल्कुल गलत है, नेता बनने की होड़ गलत है। फिर से दोहराई गई बात को, मगर बीच में द ऑर्गेनाइजर में कहा गया विजय जी, जो बात हमें समझ में नहीं आ रही है, ऑर्गेनाइजर में यह छापा गया कि यह तो सभ्यतागत न्याय है। मंदिर के नीचे अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो उन्हें तलाशना। तो फिर दोनों में क्या है सही? ये हम अभी भी कहेंगे कि ये हिंदुओं के आस्था के केंद्र मंदिर हैं, और अगर किसी भी हिंदू को ये पता चलता है कि उसके मंदिर को तोड़ के, दबा के, दफन करके उस जगह कोई दूसरा निर्माण हुआ है, तो वो किसी राजनीतिक सामाजिक संगठन का विषय नहीं है, वो हिंदू के आस्था का विषय है और उसको हर हिंदू उठाता है। तो उसी तरीके से ये जो विवादार है उठ रहे। यहां तक कि हम आपसे बताएं कि जो अपना राम मंदिर का मूल विषय संघ और विश्व हिंदू परिषद के पहले से ही उठाया जा रहा था, मुकदमा पहले से चल रहा था। ये तो सारे सामाजिक संगठन उसमें सहयोगी बाद में बने जी। नहीं तो आप हमें यह समझा रहे हैं विजय जी कि संघ के भीतर कम से कम मंदिर मस्जिद वाले विवादों को लेकर के कोई दंगल नहीं है। संघ का जो स्वयंसेवक है और संघ के जो अखिल भारतीय अधिकारी हैं, उनके बयानों को बीच से ही लेके कंट्राडिक्टरी बातें शुरू हो जाती हैं। उसके पीछे के उद्देश्यों को और उसके पीछे के राष्ट्रीय परिवेश में किस विषय पे, किस परिदृश्य में उन्होंने अपने विषय को कहा है, उसका सूक्ष्मता से अध्ययन नहीं किया जाता। नहीं तो ये आरएसएस प्रमुख
ये बात जो आप कह रहे हैं वो जो संघ की मुख्य पत्रिकाएं हैं अंग्रेजी और हिंदी में, द ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य, उनके संपादकों के लिए आप कह रहे हैं? क्योंकि दोनों संपादकीय में बिल्कुल उलट बातें लिखी गई है। ये सामान्य रूप से हम जो चर्चाएं मीडिया में हो रही हैं, समाज में हो रही है, अखबारों में हो रही हैं, सभी को कह रहे हैं। और वो पत्रिकाएं भी स्वतंत्र पत्रिकाएं हैं। वो पत्रिकाएं जो है हमारे विचारों को प्राथमिकता देती हैं, संघ विचार को प्राथमिकता देती हैं, लेकिन सामाजिक रूप से वो अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं हमें कि हम इसको समझें कि द ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य अब वो स्वतंत्र हैं कि अपने अपने विचार व्यक्त करें, और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता से विचार व्यक्त किए हैं, और वो एक दूसरे से उलट हो सकते हैं, जो कि हैं। वो स्वतंत्रता से विचार व्यक्त किए हैं। ऑर्गेनाइजर में जो विचार व्यक्त किया गया है उससे समाज में जो भ्रांतियां आ रही थी, जो लोग उसको ठीक से नहीं समझ रहे थे, उसको और स्पष्टता से जो है हमारा बाद की पत्रिका जो हमारी पांचजन्य है उसमें उसको स्पष्ट कर दिया गया। जी, लेकिन ये दोनों के विचार एक दूसरे से विपरीत हैं डॉक्टर विजय जी। तो फिर सवाल है कि संघ का विचार क्या होगा? विपरीत नहीं, अगर हम ठीक से उसको पढ़ेंगे तो विपरीत नहीं दिखेगा। फिर मुझे और आपसे समझना पड़ेगा कि क्या है। लेकिन क्या वाकई इससे संघ जो प्रश्न उठ रहे हैं इन बातों से, इन आर्टिकल से, संतों के विरोध से, क्या वो खत्म हो जाते हैं इससे? ये अभी फिलहाल इसको समझना ठीक से बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर विजय जी, फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमें समझाने के लिए। और कुछ ही पलों में एक बड़ा पोस्ट आया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि भारतीय सेना की शक्ल पूरी तरह बदलने जा रही है। इसके क्या मायने हैं आप उसको समझेंगे, और इस वक्त के मौजूदा हालात हमारी सेना के क्या है। स्वागत आपका एक बार फिर से है। तो क्या साल 2025 में भारतीय सेना की शक्ल बदलने जा रही है? रक्षा मंत्रालय ने इस साल बड़े सुधारों का ऐलान कर दिया है, और इस ऐलान में बड़े दावे किए गए हैं। तो आज हम समझेंगे कि भारतीय सेना आज कहां, इस वक्त कहां खड़ी है, जो सुधारों का ऐलान किया गया है उसे हासिल कैसे किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले समझिए कि रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा है। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया है कि साल 2025 रक्षा के क्षेत्र में सुधारों का वर्ष रहेगा। इसमें आधुनिकीकरण और सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया जाएगा। इस दौरान थिएटर कमांड की स्थापना को स्ट्रीमलाइन करना, एआई जैसी आधुनिक तकनीकों को ग्रहण करना और डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने और मजबूत करने पर फोकस होगा। इन सुधारों से भारत सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होगा। अब ये देखने में एक एक्सपोस्ट लगता है। नए साल पर अक्सर हम उत्साहजनक बातें करते हैं, लेकिन इससे बहुत अलग और बहुत ज्यादा है ये। इसलिए एक बार फिर से समझिए कि रक्षा मंत्रालय के इस पोस्ट में बड़ी बातें क्या कही गई हैं। दरअसल इसमें कहा जा रहा है कि 2025 रक्षा क्षेत्र में सुधारों का वर्ष रहने वाला है। ठीक है, अगली बात है कि आधुनिकीकरण और सेल्फ रिलायंस पर फोकस होगा, यानी मॉडर्नाइज किया जाएगा आर्मी को और अपने पैरों पर खड़ा करने की इसको कोशिश की जाएगी। इसके क्या मायने हैं हम आगे इसको और समझेंगे। थिएटर कमांड की स्थापना को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। अब ये थिएटर कमांड क्या है ये भी मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। बहुत बड़ी चीज है, बहुत सालों से कोशिश हो रही है लेकिन अब तक हो नहीं पाया है। तो क्या इस पर किया जाएगा? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने की भी बात इस पोस्ट में कही गई है। तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? सुधारों से भारत की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा, यह भी कहा गया है, और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सेना तैयार होगी। तो भविष्य की चुनौतियां हैं क्या, हम ये सारी बातें आज आपको बताने जा रहे हैं और डिफेंस एक्सपर्ट से समझने भी जा रहे हैं। खास बात यह है कि 2 दिन पहले रक्षा मंत्री ने कहा था कि देश न केवल बाहर के दुश्मनों की चुनौती का सामना कर रहा है बल्कि आंतरिक चुनौतियों का भी मुकाबला कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सुरक्षा के लिहाज से इतना भाग्यशाली देश नहीं है। और इस बयान के महज 2 दिन बाद नए साल की शुरुआत के मौके पर रक्षा मंत्रालय का यह ट्वीट किया रक्षा मंत्री के उस बयान का ही पार्ट 2 है। क्या देश की नई सुरक्षा चुनौतियों के लिए रक्षा मंत्रालय सेना को नई तरीके से संवारने का अब बीड़ा उठा चुका है? ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज देश, भारतीय सेना जो देश की है उसकी दशा क्या है, उसमें किस बदलाव की
बात कही जा रही है और उन्हें हासिल कैसे किया जाएगा। तो असल में भारत डिफेंस में सुधारों की सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत बताई जा रही है भारत में। ये सुधार रक्षा समझौतों से लेकर रक्षा खरीद तक में जरूरी है ही, साथ ही देश में भी सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बनाने की जरूरत बताई जा रही है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि हाल ही में चीन ने 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट दुनिया को दिखाया है, जिसके बाद वो तकनीक के मामले में अमेरिका और यूरोप के दिग्गज देशों के साथ ही रूस से भी आगे निकलता नजर आ रहा है। चीन से भारत के रिश्ते आपको मालूम है, दोनों देशों के बीच युद्ध को लेकर के कई बार टकराव की हालत बन चुकी है। ऐसे में भारत को भी आधुनिक हथियारों के साथ आधुनिक फाइटर जेट्स की जरूरत है। तो अभी क्या हालात हैं? असल में भारत को चाहिए लेटेस्ट फाइटर जेट्स। भारत लंबे वक्त से 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने का विचार कर रहा है। कई बार इस जेट डील को ठंडे बस्ते में डाल चुका है। पाकिस्तान भी चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीद रहा है और इसलिए भारत को भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तत्काल जरूरत बताई जा रही है। यदि चीन और पाकिस्तान से एक साथ युद्ध छिड़ जाता है तो भारत को कम से कम 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रन की जरूरत होगी, जबकि भारत के पास अभी सिर्फ 30 ही फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स हैं। तो अब यह भी समझिए कि एयरफोर्स के पास कितने जेट्स हैं। एक फाइटर जेट स्क्वाड्रन में होते हैं 18 फाइटर जेट। भारत को 216 फाइटर जेट की जरूरत है। मौजूदा 30 फाइटर जेट स्क्वाड्रन में भी विमानों की कमी है। तो दरअसल 12 सुखोई 30 MKI जेट क्रैश हो चुके हैं, जिन्हें फिर से खरीदा जा रहा है, लेकिन इनकी डिलीवरी में अभी वक्त है। MiG-29 में हाल ही में आगरा में क्रैश हो गया था। तेजस फाइटर जेट की स्क्वाड्रन अभी तैयार नहीं हो पाई है। तेजस के नए वर्जन भी अधर में लटके हुए हैं। तेजस फाइटर जेट के नए वर्जन तेजस MK-1A की डिलीवरी तय वक्त से पीछे चल रही है और उस फाइटर जेट के लिए अमेरिका से इंजन की डिलीवरी होनी है, तो वक्त से 1 साल से भी ज्यादा ये लेट चल रही है। असल में हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त ये हालात क्या हैं जिन्हें सुधारने की आज बात कही गई है। तो अब देखिए, ये तेजस MK-1A में अमेरिका का GE-404 इंजन लगाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले 3 इंजन की डिलीवरी इस साल मार्च में होगी। इसके बाद इंजन लगा करके तेजस MK-A1 को टेस्ट किया जाएगा। अब तेजस MK-1A की डिलीवरी में अभी कम से कम साल भर की दूरी है। यदि डिलीवर हो भी जाते हैं तो वो 4.5 जनरेशन के ही फाइटर जेट होंगे, जबकि भारत की दोनों सीमाओं पर 5वीं पीढ़ी के और 6ठी पीढ़ी तक के फाइटर जेट दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में भारत की चिंताएं तेजस से कम नहीं होने वाली। सुनिए क्या कहते हैं डिफेंस एक्सपर्ट। हिंदुस्तान की एयरफोर्स में एज ऑफ टुडे 272 Su-30 को इंडक्ट किया गया था विद पार्शियल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया। सबसे पहले जो बैच था उसको हमने मार्च 1997 में इंडक्ट किया था, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो तकरीबन 27 साल पुराने हैं। इसलिए बड़ा लाजमी है कि इनकी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए और इनको अपग्रेड करने के लिए, टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव करने के लिए हम 230 नए इंजन रशिया से खरीदने जा रहे हैं। दिस इज द चीपेस्ट वे अपने हवाई जहाज़ों की क्षमता को और उनकी यूटिलिटी को, यूजफुलनेस को आगे ले जाने के लिए। यूके देवनाथ साहब डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। उन्हीं से समझते हैं कि आखिर ये जो मॉडर्नाइज करने की बात कह रही है और पूरी तरह से शक्ल बदलने की, वो क्या क्या बातें हैं। देवनाथ साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। इत्तेफाक की बात है कि हम कल ही बात कर रहे थे कि AI का इस्तेमाल भारत की सेना में कब से होना है, और आज ही ट्वीट करके सेना ने कहा है कि हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और भी कई बातें कही गई है, एक एक करके मैं आपसे समझूंगा। लेकिन अगर हम आंकड़ों के जरिए देखें तो अभी बहुत सी चुनौतियां नजर आ रही हैं हमारी सेना के सामने, हमारी सुरक्षा के सामने। जी हाँ, मैं अच्छी बात से शुरुआत करूंगा। जी, अच्छी बात यह है कि भारत की सेना जो है इस वक्त जिस भी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को रखती है, यानी जो प्रेजेंट युद्ध लड़ने की क्षमता है, वो अभी इतनी तो है कि हम आसानी से चीन और पाकिस्तान के साथ अगर एक 2 फ्रंट वॉर हो जाए, एक साथ चीन और पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए, तो हम उनको आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन भविष्य में हम ऐसा भी एक समय देख रहे हैं जबकि चीन और पाकिस्तान को ना सिर्फ हम रोक के रखेंगे, वरन अगर जरूरत पड़ी तो हम छोटे छोटे ऑफेंसिव एक्शन, यानी दुश्मन के घर में घुसकर उसको अटैक कर पाएंगे युद्ध के समय में।
तो इसके लिए भारतीय एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की कैपेबिलिटीज को बढ़ाई जा रही है। जैसा कि आपने जी कहा, जी इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इंट्रोड्यूस करने के पहले चरण पर है। यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने एक ऐसा संगठन गठन कर लिया है जहां थिंक टैंक्स बैठकर जो साइंटिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सबसे बड़ी बात है जो लोग फिलोसफर्स हैं, जी ज्यादातर सिविलियन थिंकर्स हैं, उनके साथ बैठकर हम अभी तय कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल में क्या होगा, आने वाले 3 साल में क्या होगा, आने वाले 5 साल में क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। बिल्कुल और जैसे ही ये प्लान फाइनलाइज हो जाएगा, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दिया जाएगा जी। और डीआरडीओ और बाकी जो भारत सरकार की रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, उनकी मदद से हम इस पथ पर अग्रसर होंगे। तो मैं जी। आपके पास आता हूं, एक जो कुछ बड़ी बातें जो कही गई हैं उनको फटाफट समझ भी लेते हैं, आपसे समझेंगे। स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट भी भारत में चल रहा है और भारत स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है। इसकी टेस्ट फ्लाइट 2025 में लेकिन संभावित है। इस प्रोजेक्ट का नाम AMCA है। कुल 4 टेस्ट फ्लाइट प्रस्तावित हैं। 2028 में AMCA फाइटर जेट की पहली उड़ान होगी। 2029 में AMCA जेट का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। 2034 तक वायुसेना में शामिल हो सकते हैं ये जेट्स। तो क्या हम इस रफ्तार से चीन के मुकाबले खड़े हो पाएंगे? क्योंकि 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट तो चीन लेकर के सामने खड़ा हो चुका है। इसके अलावा जो बड़ी बात हो रही है वो ये भी कही जा रही है कि थिएटर जो कमांड बनाने की बात है, लेकिन संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी क्या राय रखते हैं इस पर? कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। भारत के जो एडवर्सरीज चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र भारत के विरुद्ध अनेक तरीके की साजिशों को रचने में संलग्न हैं। ऐसे में भारत को अपने डिफेंस पोस्चर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स की आवश्यकता है और इस लिहाज से भारत की वायुसेना को 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को भी एक्वायर करने की आवश्यकता है। भारत के वायुसेना में स्क्वाड्रंस की जो संख्या है वो कम से कम 44 होनी चाहिए। अब एक और बात जो पोस्ट में कही गई है उसको भी समझिए। सालों से दरअसल थिएटर कमांड बनाने की कोशिश चल रही है भारत में। भारत में अभी एक थिएटर कमांड वर्किंग है। अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं का ज्वाइंट बेस है। देश में अभी आर्मी के पास 7 कमांड्स हैं। एयरफोर्स के पास भी 7 कमांड्स हैं। इंडियन नेवी के पास 3 कमांड्स हैं। परमाणु शस्त्रागार के लिए बनी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी है। लेकिन असल में भारत की कोशिश है कि अलग अलग 17 इन कमांड्स को 7 थिएटर कमांड में तब्दील करने की, और इन थिएटर कमांड्स के बनने के बाद तीनों सेनाएं आपसी समन्वय के साथ काम कर पाएंगे, खर्च भी बचेगा और सेना चुस्त दुरुस्त होगी, कोऑर्डिनेशन होगा और हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे किसी भी युद्ध की परिस्थिति में। लेकिन अब भारत के साथ के अलावा चीन को समझिए, वहां पहले से ही 5 ऐसे थिएटर कमांड्स मौजूद हैं जहां पर एक ही शख्स तीनों सेनाओं के फैसलों के लिए जिम्मेदार होता है। यूके देवनाथ साहब, तो ये तो बहुत बड़ा गैप हमने हमारे में दिखाई दे रहा है। ये थिएटर कमांड्स जो हम 5th जनरेशन के जो हम जेट्स डेवलप कर रहे हैं उसमें 10 साल अभी लग सकते हैं हमारे सेना में आने में। तो फिर क्या हम कहां खड़े कहां हैं? कितनी दूरी तय करनी है अभी हमें? क्या ये अगले 1 साल में बात ये है हम कर पाएंगे? जी हाँ, देखिए आकलन जो है डिफेंस का, जब स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बैठते हैं तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बड़े बड़े सिविलियन उच्च अधिकारी बैठते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी। दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके भी बड़े बड़े अफसरान इसमें आके बैठते हैं, चाहे होम मिनिस्ट्री हो या विदेश मंत्रालय। जी आकलन ये है कि चीन का जो हमारी फौज है, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का ये आकलन है कि चीन के पास जितनी भी क्षमताएं हैं उसकी 80% उसने पूर्वी चीन पर, यानी प्रशांत महासागर के पास जो ईस्ट चाइना सी है या साउथ चाइना सी है, ताइवान है, उस तरफ लगाया हुआ है। भारत की तरफ उनका बहुत छोटा सा इस हिस्सा डिप्लॉयड है। जब गलवान में टेंशन हो गई थी तो हमने चीन के डिप्लॉयमेंट को बहुत ध्यान से राइट देवनाथ साहब, अब मैं आपको रोक रहा हूं। ये आप तो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति रहे हैं और आप मुझे बहुत अच्छे से इसको समझा सकते हैं, हम आगे भी इस पर समझेंगे।
लेकिन जितना आंकड़ों में चीन से फासला नजर आ रहा है, देवनाथ साहब हमें ये बता रहे थे, उतना है नहीं। हम चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के काबिल हैं, लेकिन हाँ, नई चुनौतियों और नए जो टेक्नोलॉजीज अब उभर के सामने आ रहे हैं, उनको शामिल करने की बात जरूर अब सेना कर रही है और इसके मद्देनजर 2025 अहम होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया देवनाथ साहब हमें ये समझाने के लिए। कुछ ही पलों में देश दुनिया की खबरें लाइव, बने रहिए हमारे साथ।